हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर वेरी ओन फेवरेट एजुकेशन चैनल डियर स्कूल। तो आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी की शुरुआत करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट। तो हमारे चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन को इंडियन स्फीयर में देखा जा रहा है। मतलब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन कैसा है या इंडिया का ग्लोबलाइजेशन रिलेशनशिप्स कैसे हैं। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, तभी हम जाके समझ पाएंगे कि इंडिया का ग्लोबलाइजेशन स्फीयर में कैसा स्पेस है, कैसा प्लेस है। तो अगर हिंदी में इसका वर्ड जो है होता है, क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन को वैश्वीकरण कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है वैश्वीकरण का, तो अगर मैं शॉर्टकट में समझाऊं तो इसका मतलब होता है कि आप विश्व के जितने भी आइडियाज हैं, यानी पूरे वर्ल्ड के जितने भी आइडियाज हैं, उनकी जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितने भी थॉट्स हैं, इन्वेंशंस हैं, उन सब से इंटरेक्शन करो, इंटीग्रेशन करो। ये सब आपका एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन है। मतलब कि आपके जितनी भी आपकी नॉलेज है, आपके जितने भी थॉट्स हैं, उसको इंटरकनेक्शन करना सोसाइटी से, और सोसाइटी के जितने भी थॉट्स हैं, इन्वेंशंस हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उन सबको आप अपने आप से इंटरकनेक्शन करना, इंटीग्रेट करना, इसी को आप ग्लोबलाइजेशन बोल देते हो। तो अभी आपको कुछ कुछ समझ में आने लगा होगा कि चैप्टर का जो नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये हमें ये कहना चाहता है कि भारत अपने आइडियाज को शेयर करने में, अपने थॉट्स, इन्वेंशंस, टेक्नोलॉजी को शेयर करने में, इंटरकनेक्ट करने में दुनिया में किस प्लेस पर आता है, यानी कि उसकी क्या स्फीयर है आजकल, उसकी क्या दृष्टि है, और दुनिया भारत को लेकर के कैसी कनेक्टिविटी में है, वो भी आप इस चैप्टर में देखने वाले हो। तो ये तो मैंने आपको शॉर्टकट में बताया। अब मैंने ग्लोबलाइजेशन को समझाने के लिए 3 डेफिनेशन लिखी है। सबसे पहली डेफिनेशन है द प्रोसेस बाय विच बिजनेस और अदर ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस और स्टार्ट ऑपरेटिंग ऑन एन इंटरनेशनल स्केल। अब देखो, ग्लोबलाइजेशन का जो मीनिंग है या उसकी डेफिनेशन है, हम अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। जैसे कि ये जो पहली डेफिनेशन है, ये बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में है। मतलब उसकी दृष्टि से हमें लिखी गई है, उसकी रिस्पेक्ट में हमें ये डेफिनेशन दी गई है। ये कहती है कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने बिजनेस को या अपने संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल लेवल पे डेवलप कर सकते हो, इंटरनेशनल स्केल पर आप उसको ऑपरेट कर सकते हो। यानी कि आपका अगर छोटा मोटा कोई बिजनेस हो तो आप क्या कर सकते हो, उसे और ज्यादा उसकी सेल्स को बढ़ा करके आगे इंटरनेशनली ओवरसीज ट्रेड करके उसका और ज्यादा उसे इंटरनेशनल स्केल पे लेकर के आ सकते हो, उसको चला सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो अपने बिजनेस को। तो इस तरीके से बिजनेस की रिस्पेक्ट में ये डेफिनेशन हो सकती है। लेकिन हमारे पास एक ऐसी डेफिनेशन भी होनी चाहिए जो हर एक फील्ड में सही बैठ जाए, सटीक हो। तो इसके लिए मैंने सेकंड डेफिनेशन दी है। ये कहती है एन ऑनगोइंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इंटरकनेक्टेड चेंजेस इन द इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल स्फीयर्स ऑफ द सोसाइटी। यानी ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने इकोनॉमिकली, कल्चरली और सोशली और पॉलिटिकली जितने भी हमारे आइडियाज होते हैं, जितने भी हमारे इंटरकनेक्शंस होते हैं, थॉट्स होते हैं, उन सबको हम शेयर करते हैं। किससे? सोसाइटी से। चाहे वो सोसाइटी वर्ल्ड भी हो सकती है, चाहे आपके आसपास की सोसाइटी भी हो सकती है, कम्युनिटी भी हो सकती है। तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने कल्चर से जुड़ी हुई चीजें, इकोनॉमी से जुड़ी हुई चीजें, पॉलिटिकली जो जुड़ी हुई चीजें हैं, थॉट्स हो सकते हैं, आइडियाज हो सकते हैं, ठीक है, मेथोडोलॉजीज हो सकती हैं, इन सबको आप शेयर करते हो, इंटरकनेक्ट करते हो सोसाइटी से। ठीक है, आप भी शेयर कर सकते हो या फिर जो दूसरी कंट्री शेयर कर रही है उसमें भी आप इन्वॉल्वमेंट दे सकते हो, इंटरकनेक्शन दे सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन में केवल टेक्नोलॉजिकल ही डेवलपमेंट होता है। ऐसा भी हो सकता है कि कल्चर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, है ना भाई। अगर आप देखोगे कि कनाडा में भी हिंदुइज्म बहुत अच्छे से चलता है, यानी कि बहुत वाइड स्केल में वहां पे कनाडा में हिंदुइज्म को माना जाता है। तो ये क्या है? ये आपका ग्लोबलाइजेशन ही तो है कि वेरियस कंट्रीज में आपका धर्म भी जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब कि वहां पे भी उसको अपनाया जा रहा है। तो और भी बहुत सारे, रशिया में भी हिंदुइज्म बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल। तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि
जो आपका कल्चर है वो भी ग्लोबलाइज्ड हो रहा है, मतलब लोग उसको अपना रहे हैं, वो भी इंटरकनेक्ट होता चला जा रहा है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी तो शेयर नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे कल्चर शेयर हो गया, कल्चर यहाँ पे इंटरकनेक्ट हो गया। थर्ड डेफिनेशन मैंने दी है, द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन अमंग पीपल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड। Globalization has accelerated since 18th century due to advances in transportation and communication technology. वो कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन एक इंटरकनेक्शन और इंटीग्रेशन का एक प्रोसेस होता है, मतलब कि लोग आपस में, लोगों के विचार, लोगों की टेक्नोलॉजी, लोगों के कल्चर आपस में मिलते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं और साथ में इंटीग्रेट भी होते हैं। अब इंटीग्रेशन होने का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए आपको मैं एग्जांपल दूं एक, जैसे आपके पास इंस्टाग्राम होता है, आप सब लोग इंस्टाग्राम चलाते होंगे। अब इसमें क्या होता है, आप दुनिया की किसी भी फेमस पर्सनालिटी को उस इंस्टाग्राम पे सर्च करके उसे देख सकते हो, उसे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए आपने विराट कोहली को सर्च किया, आपने उसको फॉलो कर लिया। ठीक है, आप कहीं और के रहने वाले भी हो, चाहे भारत के भी रहने वाले हो, तो आपने इस तरीके से क्या किया, आपने जस्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड किया इंस्टाग्राम और फिर जाकर के आपने अपनी जो फेवरेट सेलिब्रिटीज हैं, पर्सनालिटीज हैं, उन सबको आपने फॉलो करना शुरू कर दिया। तो ये क्या है, ये इंटीग्रेशन है, मतलब आप बिल्कुल एक छोटी चीज से बहुत बड़ी स्केल में आप क्या कर रहे हो, इंटरकनेक्शन कर रहे हो। ठीक है, अब कल को विराट कोहली का कोई पोस्ट डालेंगे, कोई अनाउंसमेंट करेंगे, तो आप सबको एकदम से पता चल जाएगा। तो ये क्या है, ये एकदम से वाइड स्केल में होता है। तो अगर आप बिल्कुल छोटा सा स्टेप करके बहुत वाइड स्केल में अगर आप उसका इफेक्ट देखना चाहते हो तो उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे वही है, यानी ग्लोबलाइजेशन इंटीग्रेशन का और इंटरेक्शन का एक प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस लोगों के बीच में भी हो सकता है, कंपनीज के बीच में भी हो सकता है और गवर्नमेंट के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक अनगोइंग प्रोसेस है, मैंने सेकंड डेफिनेशन में लिखा है। अनगोइंग प्रोसेस का मतलब होता है जिसका ये ना पता हो ये शुरू कब हुआ है, यानी लगातार ये चलता जा रहा है, पता नहीं कब शुरू हुआ था, लगातार ये चलता जा रहा है, लेकिन इसने रफ्तार कब पकड़ी, यानी कि तेजी से कब होने लगा, जब टेक्नोलॉजी आई, मतलब जब ट्रांसपोर्टेशन होना स्टार्ट हुआ, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी। भाई पहले भी ग्लोबलाइजेशन होता ही था, आपने हिस्ट्री में आपका एक लेसन है उसमें आपने पढ़ा होगा। तो पहले भी ग्लोबलाइजेशन होता ही था हिस्ट्री में, लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी, ट्रांसपोर्टेशन आने लगा, तो ग्लोबलाइजेशन ने रफ्तार पकड़ ली, एकदम से बढ़ने लगा। और ऐसा कब से होना स्टार्ट हुआ था, 18th सेंचुरी से होना स्टार्ट हुआ था। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से क्या होता है, आप बहुत जल्दी किसी दूसरी कंट्री में जाकर के आपने जो भी इन्वेंशन किया है उसको आप प्रमोट कर सकते हो, है ना, एडवर्टाइज कर सकते हो, फिर लोग उसको अपनाने लगेंगे, आपकी टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी पूरे विश्व में शेयर हो जाएगी, इंटरकनेक्ट हो जाएगी, है ना। इस तरीके से आप कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से भी कर सकते हो, आपने सोशल मीडिया पे उसका डाल दिया तो वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गई, आपकी जो टेक्नोलॉजी थी वो सबने देख ली फिर सोशल मीडिया पे, तो इस तरीके से आपने उसको इंटीग्रेट कर दिया अपनी टेक्नोलॉजी को। ठीक है, आप देखो इंटीग्रेट और इंटरकनेक्शन में मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंस बताया है अभी। अगर आप कंट्री में जाकर के अपनी टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आप इंटरेक्शन कर रहे हो, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे डाल देते हो अपनी पोस्ट की मैंने ये बनाया है, आप लोग यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो, आपके ऑनलाइन मिल जाएगी, तो ये इंटीग्रेशन है। आप बिल्कुल छोटा सा स्टेप करके पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा इफेक्ट लाना चाह रहे हो, है ना, मतलब उसी छोटी सी चीज से, एक छोटे से स्टेप से आप बहुत बड़ा इंटीग्रेशन लाना चाह रहे हो, है ना, सबको उसी चीज से जोड़ देना चाहते हो, तो ये इंटीग्रेशन हो गया। तो इतनी सारी डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि ग्लोबलाइजेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग अपने विचारों, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने कल्चर, अपने इकोनॉमी, अपने पॉलिटिकल आइडियाज को, मेथोडोलॉजीज को, इन सबको शेयर करते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ये सारा जो हमारा है वो ग्लोबलाइजेशन होता है। तो जैसे आजकल हम क्या खाते हैं, हम आलू खाते हैं, है ना, लेकिन ये आलू हमारे पास पहले से ही नहीं है, ये दूसरे देशों से आए हैं। तो ये हमारे देश में कैसे आए हैं, ये हमारे देश में ट्रांसपोर्टेशन से आए हैं, और ट्रांसपोर्टेशन ग्लोबलाइजेशन का ही एक पार्ट होता है, ग्लोबलाइजेशन का ही एक एजेंट होता है। तो अब आज हम जो आलू खा रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज बना करके, पकोड़े बना करके, पकौड़ियां बना करके, आलू के पराठे बना करके, तो ये सारा हम ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही तो कर पा रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन हमारे लिए बहुत अच्छा भी होता है, और इस चैप्टर में हम देखेंगे बहुत बुरा भी होता है। कुछ तरीके होते हैं, मतलब कुछ साइड्स होते हैं इसके, डार्क साइड्स, जिसमें ग्लोबलाइजेशन बहुत बुरा भी इफेक्ट करता है।
तो इसमें हम इसकी डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस दोनों देखने वाले हैं। अब ग्लोबलाइजेशन को फैलाने का काम कौन करता है? जैसे कि आप आजकल देखते हो, अगर भारत में अभी चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ है तो पूरी दुनिया को पता चल गया उसके बारे में। तो ये जो आइडिया था, ये जो थॉट था चंद्रयान-3 का, ये सारी जगह पे पता चल गया, पूरी दुनिया में पता चल गया है। तो ये किस तरीके से हुआ है? आप कहोगे टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही, ये टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे हर चीज बहुत तेजी से फैल जाती है। लेकिन क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट होता है? नहीं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। कंसाइसली मैंने आज यहाँ पे 4 लिखे हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो चीजें ग्लोबलाइजेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन होता है, उसको आप ग्लोबलाइजेशन के एजेंट्स बोलते हो। तो बेसिकली कंसाइसली आपके पास 4 एजेंट्स होते हैं ग्लोबलाइजेशन के। सबसे पहला है एमएनसीज, अभी इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दूसरा है लिबरलाइजेशन, तीसरा है फॉरेन ट्रेड, और चौथा है टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में आपको बहुत कुछ पता भी है। तो चलिए इन एजेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला एजेंट है हमारे पास एमएनसीज। अब एमएनसीज क्या होती है? एमएनसीज, ये जो वर्ड है एमएनसीज, ये एब्रिविएशन जो है, इसकी फुल फॉर्म होती है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या फिर मल्टीनेशनल कंपनी। अब नाम से आप पता कर सकते हो मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब क्या है। वो कंपनी जो एक से ज्यादा नेशन यानी कंट्रीज में ऑपरेट करती हो, मतलब कि एक ऐसी कंपनी जो बहुत सारे देश में जिसके सेंटर्स हो, बहुत सारे देश में जिसका प्रोडक्शन चलता हो और उसकी खुद की ऑपरेशन होती हो वहां पे। ठीक है, जैसे कि आप सब देख सकते हो गूगल एक कंपनी है। अब गूगल बहुत सारे ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में ऑपरेट करती है। ठीक है, कुछ ही कंट्रीज होंगी जिसमें गूगल ऑपरेट नहीं करती है। तो गूगल इंडिया में भी, पाकिस्तान, हर जगह गूगल की जो कंपनी है वो ऑपरेट करती है ना। तो गूगल क्या होगी? एक मल्टीनेशनल कंपनी हो गई। तो ऐसी कंपनी जो एक से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करती है अपना प्रोडक्शन, ऐसी कंपनीज को हम मल्टीनेशनल कंपनीज या फिर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बोल देते हैं। अब देखो, कंपनीज ऐसा इसलिए क्यों है कि अलग अलग कंट्रीज में जाकर के अपना प्रोडक्शन सेटअप करेंगे, है ना। तो वो अपने आप को अपना फायदा करने के लिए करती है। जैसे कि अगर उसे अपना प्रोडक्शन करना है, मान लीजिए उसे अपने इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स बनाने हैं, इंडस्ट्री में यूज होने वाले जो मशीनरीज होती हैं वो बनानी है, तो यूएस में जाकर के वो रिसर्च सेंटर में बैठ करके एमएनसीज क्या करेंगी, वहां पे उनका डिजाइन तैयार कर लेंगी। ठीक है, क्योंकि वहां पे इस तरीके की टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। फिर अगर उसे प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन के लिए जो सस्ती जमीन मिलती है वो चाइना में मिलती है। मैन्युफैक्चर के लिए सबसे सस्ती जमीन कहाँ मिल जाती है? चाइना मिल जाती है। तो मैन्युफैक्चर करने के लिए वो चाइना में ऑपरेट करेगी। फिर अगर उसे जो मैन्युफैक्चर हो चुका है उसका प्रोडक्ट, अगर उसे दूर दूर तक भेजना है तो वो ऐसी जगह जाएगी जिस देश की जो मार्केट है वो ओवरसीज ट्रेड करती हो, मतलब उसकी जो मार्केट है वो दुनिया भर में सेल करती हो। तो ऐसी जगह कहाँ पे है? मैक्सिको में है या ईस्टर्न यूरोप में है, तो वो वहां पे जाएगी अपनी सेल करने के लिए। अब अगर उसे कस्टमर केयर मतलब करनी है, मतलब कस्टमर की तरफ से कैसी रिएक्शंस आ रही हैं, क्या उनका रिएक्शंस हैं, उनका क्या अप्रोच है, तो इसके लिए वो इंडिया में जाएंगी, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं और इंडिया का जो यूथ है वो इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे वो इंडिया पे जाएगी क्योंकि वहां पे कॉल सेंटर्स होते हैं जो कि कस्टमर केयर करते हैं। तो अगर उसे कस्टमर केयर यानी कस्टमर की तरफ से जो उनका अप्रोच आ रहा है, उनके प्रोडक्ट को लेकर के रिएक्शंस आ रही है वो सारी, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उन सबको मैनेज करने का जो काम है वो इंडिया में जा करके वो करेंगे, क्योंकि इंडिया में जो है कॉल सेंटर्स अवेलेबल हैं और कस्टमर केयर सेंटर्स अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से हमें इस एग्जांपल से समझ में आया कि अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग खासियत होती है। तब एमएनसीज क्या करती है? इन्हीं खासियत का फायदा उठाती है और अलग अलग कंट्रीज में जाकर के अलग अलग काम ऑपरेट करती है। कुल मिलाकर के एक कंपनी अलग अलग कंट्रीज में जाकर के अपना ऑपरेशन कर रही है, अपने आप ऑपरेट कर रही है। अब ये जो सारी चीजें होती हैं, जैसे मैक्सिको में बहुत अच्छी मार्केट मिल जाएगी, यूएस में बहुत ज्यादा अच्छा रिसर्च सेंटर्स मिल जाएंगे, और चाइना में बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग लैंड मिल जाएगा सस्ते में, और इंडिया में टेक्निकल इंजीनियर्स मिल जाएंगे, इंग्लिश स्पीकिंग यूथ मिल जाएंगे और कॉल सेंटर सर्विसेज मिल जाएंगी। तो ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं एमएनसीज को कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में मदद करते हैं, मतलब प्रोडक्शन उनका सस्ता हो जाता है ऐसे करने से।
और इतना बढ़िया उनका काम हो जाता है कि अगर वो ऐसा ना करे तो उनका लगभग 50-60% कॉस्ट ज्यादा लगेगा। यानी कि अगर वो इन सारे फैक्टर्स पे काम कर रहे हैं कि अलग अलग कंट्रीज में जाकर के अलग अलग जो उनके फैक्टर्स हैं उनके ऊपर उनको इन्फ्लुएंस करके काम कर रहे हैं, तो उनके 50-60% जो कॉस्ट है वो बच जाती है। ठीक है, तो अगर वो हर एक चीज अपने एक ही कंट्री में जा बैठ करके करेंगे तो हो सकता है उनकी और ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाए। लेकिन अगर वही वो काम अलग अलग कंट्रीज में जाकर के अकॉर्डिंग उनके फैक्टर्स क्या क्या हैं, जैसे चाइना का लैंड सस्ता है, यूएस का जो है रिसर्च सेंटर अच्छा है, मैक्सिको का मार्केट अच्छा है, तो अगर उसके हिसाब से काम करेंगे तो उनका 50-60% का जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो घट जाता है, यानी उन्हें बचत होती है एक तरीके से। अब एमएनसीज क्या देख करके प्रोडक्शन सेट करता है कि मुझे इस कंट्री में जाकर के प्रोडक्शन सेट करना है अपना, तो वो भी ऐसे नहीं करता कि कहीं पे जाकर के मैं अपना प्रोडक्शन सेट कर लूं। वो कुछ फैक्टर्स पे काम करता है। वो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? सबसे पहला होता है जो भी कंट्री हो या फिर जो उन्होंने जगह खरीदी है, जो भी स्टेट खरीदा है, राज्य, जिस भी राज्य तो नहीं खरीद सकते, मतलब जिस भी राज्य में जाकर के उन्होंने लैंड खरीदा है, वो जो जगह है, वो स्थान है, वो स्थान मार्केट से क्लोज होना चाहिए, यानी कि मार्केट से नजदीक होना चाहिए, क्योंकि ताकि वो जल्दी जल्दी से बाजार में जाकर के अपना सामान बेच पाए और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम से कम हो। क्योंकि मार्केट यानी बाजार जितना ज्यादा दूर होगा उतना ही उन्हें टाइम लगेगा उसको ट्रांसफर करने में वहां तक, है ना। तो मार्केट जितना नजदीक होगा वो उतना बढ़िया रहेगा उनके लिए। ट्रांसपोर्टेशन में टाइम भी नहीं लगेगा, और टाइम नहीं लगेगा तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी कम होगा। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा मार्केट दूर होगा उतना ही ज्यादा फिर आपको पेट्रोल डलवाना पड़ेगा अपने ट्रक्स में, है ना, आपको सामान अगर वहां पे ले जाना है। तो इसी तरीके से अगर आपको अपनी प्रोडक्शन सेट करना है, एमएनसीज क्या करती है, ऐसी जगह ढूंढती है जो मार्केट से क्लोज हो, मार्केट के आसपास ही हो, ताकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाए। दूसरा, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर एट लो कॉस्ट, यानी कि जो उन्हें मजदूरी चाहिए लोगों की वो सस्ते में मिल जाए। अब मजदूरी कैसी हो सकती है? स्किल्ड भी हो सकती है, अनस्किल्ड भी हो सकती है। स्किल्ड मतलब मान लीजिए कोई टेक्निकल कंपनी है तो उसे कंप्यूटर चलाने वाले लोग चाहिए जिन्हें आईटी की इंफॉर्मेशन हो, है ना। अनस्किल्ड का मतलब होता है जैसे आपके स्कूल्स में होता है, टीचर्स होते हैं वो हो गए स्किल्ड। अब कुछ लोग होते हैं, कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ जिसको बोलते हैं, जो स्वीपिंग का काम करते हैं, जो पानी पिलाने का काम करते हैं, है ना, वो भी काम कर रहे हैं, तो उनको किस में गिना जाता है? अनस्किल्ड में गिना जाता है। हालांकि कोई काम छोटा नहीं होता है, लेकिन उनको अनस्किल्ड में गिना जाता है। ऐसे ही कोई कंपनी क्या करती है, दो तरीके के लोगों को, लेबर्स को हायर करती है। एक होता है स्किल्ड, एक होता है अनस्किल्ड। स्किल्ड में आ जाएंगे जिनको आईटी की इंफॉर्मेशन है, अगर वो कंपनी टेक्निकल है। वही अगर वो कंपनी मशीनरी वाली है तो वो लोग जिनको प्रोडक्शन की जानकारी है वो सारे स्किल्ड में आ जाएंगे। और अनस्किल्ड में क्या आ जाएंगे? उस कंपनी की साफ सफाई करने वाले मजदूरों को, जो स्किल्ड वाले हैं ना मजदूर, उनको पानी पिलाने वाले, साफ सफाई करने वाले, नर्स, जो पेड़ पौधे लगे रहते हैं कंपनीज के बाहर उनको रखवाली करने वाले, है ना, ये सब आ जाएंगे अनस्किल्ड की कैटेगरी में। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है कि बाकी के सारे फैक्टर भी कंपनी देखती है अपना प्रोडक्शन सेट करने से पहले, जैसे कि बिजली है या नहीं वहां पे, लैंड की अवेलेबिलिटी सस्ते में मिल रही है नहीं, या फिर पानी की सुविधा है या नहीं, है ना, इस तरीके से वो देखती है। नेक्स्ट है माइट लुक फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब ऐसा तो नहीं है वो जाकर के अपना प्रोडक्शन सेट कर लेगी, वो सबसे पहले अपना जो जिस भी देश की या जिस भी स्टेट की जमीन में वो अपना प्रोडक्शन सेट करने वाले हैं, उस गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी देखेगी। यानी इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या कह रही है, कितना टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट, ठीक है, कितना उन्हें इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये सारी चीजें भी वो एमएनसीज देखती है अपना प्रोडक्शन सेट करने से पहले। चलिए अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है। फिर हम एमएनसीज के बारे में पढ़ रहे हैं। एमएनसीज के तो जो टॉपिक है अभी फिनिश नहीं हुआ है, एमएनसीज के बारे में हम अभी आगे भी पढ़ेंगे, पर उससे पहले हमें दो टर्म्स जाननी है, उसके बाद फिर हम इसको एमएनसीज को कंटिन्यू करेंगे। दो टर्म कौन कौन सी है? एक है इन्वेस्टमेंट और एक है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है तो इसकी डेफिनेशन लिखी है, तो मनी दैट इज स्पेंट टू बाय assets such as land, building machines and other equipment is called investment। यानी जो पैसा आप खर्च करते हो क्या खरीदने के लिए? आपकी जमीन, बिल्डिंग, मशीन्स, ये सब खरीदने के लिए, ताकि आप उस पर प्रोडक्शन कर सको, उसको आप इन्वेस्टमेंट बोलते हो। ठीक है, यानी कि वो पैसा जो आप खर्च कर रहे हो वेरियस एसेट्स खरीदने के लिए, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीन्स हो गई, इन सबको खरीदने के लिए,
ताकि आप आगे अपना प्रोडक्शन कर सको, बिजनेस कर सको, जो आपको करना है वो करो। इसको आप इन्वेस्टमेंट बोलते हो। अब अगर यही इन्वेस्टमेंट एमएनसीज करे तो इसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। सिंपल। अब समझते हैं यहाँ पे आगे हम यहाँ पे क्या बताया गया है। यहाँ पे लिखा है मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसीज इन्वेस्टमेंट इज टू बाय अप लोकल कंपनीज एंड देन एक्सपेंड प्रोडक्शन। अब देखो, मैंने यहाँ पे आपको बताया था पहले, इससे पहले वाली स्लाइड में, कि एमएनसीज क्या करती है, प्रोडक्शन सेटअप करने से पहले वहां पे देखती है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है और वहां पे पानी है या बिजली है या नहीं, बाकी बहुत सारी चीजें वो देखती है। अब एमएनसीज को ये काम बहुत डिफिकल्ट लगता है क्योंकि एक तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है, टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है। अब एमएनसीज क्या करती है, उसके लिए आसान तरीका क्या होता है, जो भी उस देश की लोकल कंपनी है उसको खरीद लेती है और फिर उसको एक्सपेंड करती है। लोकल कंपनी क्या होती है, लोकल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि उसी देश के अंदर सीमित होती है, मतलब कि उस देश के बाहर वो प्रोडक्शन नहीं कर रही होती है, केवल और केवल उसी देश की वो कंपनी होती है, उसी देश के अंदर वो प्रोडक्शन कर रही होती है। अब उस देश की वो कंपनी है तो उस देश में उसका नाम भी होगा, है ना। लेकिन अगर एमएनसीज अपना प्रोडक्शन अलग से सेटअप करेंगी तो उसे अपना नाम बनाने में भी टाइम लगेगा। तो एमएनसीज क्या सोचती हैं कि हम क्या करेंगे, इन लोकल कंपनियों को ही खरीद लेंगे, इनका नाम तो पहले से है ही, और फिर कुछ समय बाद अपना टैग लगा करके इनको बेच लेंगे, है ना, और उसको एक्सपेंड करेंगे और अच्छी तरीके से। और ऐसा हुआ भी है इंडिया में। इसका एक एग्जाम्पल भी है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। क्या है, ध्यान से सुनेंगे। एक कंपनी थी अमेरिका की, कारगिल फूड्स नाम की, ठीक है, वो अमेरिका की बहुत बड़ी एमएनसी थी। तो उसने क्या किया, भारत में अपना उसे प्रोडक्शन करना था, तो उसने यही अपनाया तरीका कि मैं वहां की इंडिया की एक लोकल कंपनी को खरीद लूंगा और फिर अपना प्रोडक्शन कर लूंगा। तो इसी तरीके से उसने क्या किया, इंडिया की एक लोकल कंपनी परख फूड्स को खरीद लिया और फिर एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि परख फूड पहले से ही इंडिया में बहुत पॉपुलर कंपनी थी, उसने बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया हुआ था अपना, तो इस कंपनी को यानी कारगिल फूड्स को टाइम नहीं लगा अपना एक्सपेंशन करने में और इसने बहुत बड़ा प्रोडक्शन अपना सेटअप कर लिया। एक तरीका तो ये हो गया आसान वाला कि एमएनसीज किस तरीके से लोकल कंपनी को खरीद करके अपना प्रोडक्शन सेटअप कर सकती है। एक और तरीका होता है कि कंपनी वहां जाकर के जो छोटे छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनसे सामान खरीदती है और अपना टैग लगा लगा करके बेच देती है। ठीक है, जैसे वहां के लोकल जो होते हैं ना, कॉटेज इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, क्राफ्टिंग इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, तो उनके पास कोई कंपनी तो होती नहीं है क्योंकि वो तो अपने बेचारे घर बैठ करके बना रहे होते हैं, है ना। तो वो कंपनी क्या करती है, एमएनसीज बाहर वाली, वो आती है उनके पास और उनका सामान खरीद लेती है, उनको पैसे दे देती है और अपना टैग लगा करके, अपनी ब्रांड का नाम बता करके उस सामान को अपना बना करके बेच देती है। तो ये उनके लिए आसान काम होता है, ठीक है, यानी कि उसी देश की जो स्किल्स हैं उसी देश में से खरीद करके उसी देश को बेच देती है, ताकि उन्हें ये दिमाग भी ना लगाना पड़े कि यहाँ पे किस तरीके के लोग किस तरीके की चीजें पसंद करते हैं, किस तरीके का प्रोडक्शन पसंद करते हैं। बस वो कंपनी क्या करती है, बाहर वाली कंपनीज एमएनसीज वहां पे आएंगी, स्मॉल प्रोड्यूसर के जो भी क्राफ्टिंग वाली चीजें होंगी या जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होते हैं उन सबको खरीद लेगी और अपना टैग लगा करके बेच देती है। अब एमएनसीज ऐसा कर रही है तो इससे लोकल कंपनी को क्या फायदा हो रहा है और एमएनसीज को क्या फायदा हो रहा है वो देखते हैं। अब बेसिकली ये क्या करती है, कभी देखो, एक तरीका तो हो गया आप लोकल कंपनी को पूरी तरीके से खरीद लो। एक तरीका ये भी होता है कि आप उनके साथ कोलैबोरेशन कर लो, मतलब उनके साथ पार्टनरशिप कर लो, ठीक है। तो अगर आप उनको खरीद रहे हो तब तो उन्हें जो है लोकल कंपनी को तो बस पैसा मिल जाएगा, उनके लिए तो ये फायदा हो गया। लेकिन अगर आप उनके साथ पार्टनरशिप कर रहे हो तो आपको दो फायदे मिलते हैं, एक तो यही आपको पैसा मिल जाएगा, दूसरा ये भी होता है कि जो एमएनसीज है वो बाहर की कंपनियां होती है और बाहर जितने भी बड़े बड़े देश हैं उनके पास हमारे इंडिया से भी वो ज्यादा बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज होती है। तो अगर आप एमएनसी से कोलैबोरेशन करोगे, पार्टनरशिप करोगे, तो आपको टेक्नोलॉजिकली इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी में होगा और आप आगे अपना दूसरा जो प्रोडक्शन करोगे आपको उसमें फायदा होगा। अब लोकल कंपनियों को तो ये फायदा हो गया एमएनसी से पार्टनरशिप करने का। अब एमएनसी को भी फायदा होता है लोकल कंपनी से पार्टनरशिप करने का। एक तो यही हो गया कि उन्हें नहीं पता है यहाँ पे जिस देश में वो आए हैं यहाँ पे लोगों का अट्रैक्शन किस तरफ है, मतलब वो किस तरीके की चीजें पसंद करते हैं, है ना। तो लोकल कंपनियों को तो वहां पे पता भी है और साथ में लोकल कंपनी का नाम भी है वहां पे, उनका पहले से एक मार्केट भी है वहां पे। तो एमएनसीज को फायदा हो जाता है लोकल कंपनी से कोलैबोरेशन करने पर। एक तो उन्हें मार्केट मिल जाती है बढ़िया,
दूसरा उन्हें मदद मिलती है ये जानने में कि यहाँ पे जो इस देश के जो लोग हैं वो किस तरीके की चीजें और किस तरीके का प्रोडक्शन पसंद करते हैं। अब जो मैंने आपको कारगिल वाला एग्जाम्पल दिया था वो तो था जब एमएनसीज ने लोकल कंपनी खरीद ली थी, लेकिन कोलैबोरेशन वाला तरीका अलग होता है। कोलैबोरेशन का भी एक इंडिया में एग्जाम्पल है। 1995 में महिंद्रा जो भारत की एक कंपनी है, महिंद्रा, उसने पार्टनरशिप करी थी एक अमेरिकन कंपनी से जो कि है फोर्ड। ठीक है, तो हमारी जो इंडिया की कंपनी थी ट्रैक्टर की, महिंद्रा या कार्स की भी है, उसने कोलैबोरेशन कर लिया था 1995 में फोर्ड कंपनी से। तो वो कोलैबोरेशन था, वो उसने खरीदनी थी कंपनी, तो एक कोलैबोरेशन था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। होप यू विल स्टे टू द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। थैंक यू। Hello everyone, welcome to your very own favorite education channel GS School। तो ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी में हमने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने एमएनसीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। साथ ही हमने ग्लोबलाइजेशन का जो लिटरल मीनिंग होता है वो भी डिस्कस किया था। आज उसी चैप्टर को यानी ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी वाले चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। और मैंने आपको बताया था कि ग्लोबलाइजेशन के कुछ एजेंट्स होते हैं, जिसमें एमएनसीज आते हैं, लिबरलाइजेशन आता है, फॉरेन ट्रेड आता है और टेक्नोलॉजी आता है। टेक्नोलॉजी तो आप खुद से भी लिख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी आप मान सकते हो जो साइंस में एडवांसमेंट हो रहा है, उससे मास कम्युनिकेशन बढ़ गया है, तो ये सब होता है जो कि आपके सिलेबस में है भी नहीं। बट आप अगर ये एग्जाम में आता है कि आप एजेंट्स को डिस्कस करिए, तो आप टेक्नोलॉजी को एक एजेंट मान करके उसको डिस्कस खुद से कर सकते हो। बाकी रही एमएनसीज की बात, फॉरेन ट्रेड की बात और लिबरलाइजेशन की बात, तो हमने एमएनसीज के बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम फॉरेन ट्रेड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और लिबरलाइजेशन के बारे में। तो फॉरेन ट्रेड क्या होता है, आप नाम से ही पहचान सकते हो। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है, वो ट्रेड या वो व्यापार जो आप विदेश में कर रहे हो या फिर अपनी कंट्री के बाहर कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, आपने अपने लोकल एरिया में बैठ करके वो सामान बनाया है और फिर आप उसको बेचने के लिए बाहर वाली मार्केट में गए हो, इंटरनेशनल मार्केट में आप गए हो, इसे आप फॉरेन ट्रेड बोल देते हो, राइट। अब ये जो फॉरेन ट्रेड होता है, इससे आपको दो फायदे मिलते हैं। एक तो ये कि आपके जो नेटिव प्रोडक्ट्स हैं, आपका जो क्राफ्ट है, वो बाहर के देशों में बिल्कुल नया होगा, तो आप उसको महंगे दाम में बेच सकते हो क्योंकि वो उन लोगों के लिए नया हो। एग्जाम्पल के लिए क्राफ्ट का एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर आप यहाँ पे इंडिया में हैं तो आपके यहाँ पे बैम्बू का जो क्राफ्ट बनेगा वो बहुत यूनिक होता है। बाकी के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल नया होगा, तो आप उस सामान को बहुत महंगे दामों में बेच सकते हो, जिससे आपको डबल ट्रिपल प्रॉफिट हो जाएगा। यानी आपको इससे मनी तो 100% मिल ही जाएगी एक्स्ट्रा। दूसरा जो इसका बेनिफिट होता है वो ये होता है कि इससे जो आपकी मार्केट थी, वो लोकल मार्केट जो आपकी पहले थी, जब आप अपने देश में बैठ करके अपना सामान बना और बेच रहे थे, तब आपकी जो लोकल मार्केट थी अब वो बढ़ जाएगी और वो इंटरनेशनल मार्केट बन जाएगी। इससे क्या होगा, आपकी जो मार्केट है वो इंटीग्रेट हो रही है। मैंने इंटीग्रेट होने का मतलब आपको पहले भी बताया था, यानी आप जो पहले छोटा सा स्टेप कर रहे थे उससे आप बहुत बड़ी स्केल पर पहुंच गए हो अब, है ना। तो फॉरेन ट्रेड से आपका क्या होगा, आप ना केवल अपनी लोकल मार्केट में बल्कि आप इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना सामान बेच सकोगे, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। अब इस फॉरेन ट्रेड की क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं। ये जो फॉरेन ट्रेड होता है, इसकी एडवांटेजेस प्रोड्यूसर्स को भी होती है, साथ के साथ बायर्स को भी होती है। प्रोड्यूसर्स मतलब जो उस सामान को बना रहे हैं, और बायर्स मतलब जो उस सामान को खरीद रहे हैं। अब किस तरीके से प्रोड्यूसर्स को और बायर्स को फॉरेन ट्रेड का फायदा होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो यही हो जाएगा कि आपका जो सामान है अब वो इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, जो मैंने अभी डिस्कस किया इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट वाले पॉइंट में। अब फॉरेन ट्रेड से क्या होगा, ना केवल जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी लोकल मार्केट में सामान बेचेंगे, बल्कि अब वो इंटरनेशनल मार्केट में जितनी दूसरी सिमिलर कंपनीज है उनके जैसी, उनसे कम्पीट भी करेंगे। मतलब अब उनका कंपटीशन भी हो जाएगा उनके साथ, है ना, हेल्दी कंपटीशन हो जाएगा। क्योंकि अभी तक वो क्या कर रहे थे, अपने देश में रहकर ही अपना सारा का सारा सामान जो है बेच रहे थे। अब जैसे ही फॉरेन ट्रेड की तरफ वो जाएंगे, तो वो बाहर की दूसरी जो कंपनियां होंगी देश विदेश की, उनको देखेंगे कि भाई ये हमारे जैसा प्रदर्शन कर रही है, तो आगे हमें ऐसा अच्छा प्रोडक्ट बनाना है कि हमारी जो कंपनी है इस फलानी कंपनी को पीछे छोड़ दे, यानी कम्पीट कर सके उसके साथ।
तो फॉरेन ट्रेड के एडवांटेजेस प्रोड्यूसर्स को कैसे होती है, एक तो उन्हें कंपटीशन करने को मिल जाता है और कंपटीशन से ना बहुत फायदे हो जाते हैं। वो चाहता है कि हम इससे भी ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, इससे भी ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, तो इससे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी बढ़ती चली जाती है, वैरायटी बढ़ती चली जाती है कंपटीशन के चलते। ठीक है, साथ में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जाता है, मतलब कि जिस कॉस्ट में आप प्रोडक्शन कर रहे थे अपने देश में रहते हुए, अब वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाता है। कैसे घटता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था। क्योंकि आप अगर विदेश में प्रोडक्शन करोगे जा करके, तो आपको आपका जो पैसा है वो बच जाएगा। जैसे चाइना में आप सस्ती जमीन पे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, तो वो जमीन जो आप अपने देश में बहुत महंगे दाम पे ले रहे थे, वो चाइना में सस्ते दाम पे मिल जाएगी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो अलग अलग देश में अलग अलग तरह की जो है फैसिलिटीज होती हैं, जो बाकी देश से सस्ती मिल जाती है और बढ़िया क्वालिटी में मिल जाती है। तो अगर आप वेरियस जगह पे जाकर के अपना प्रोडक्शन सेट करोगे, तो इससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इससे आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो घट जाता है, यानी कि आपको पैसा कम लगाना पड़ता है और आपको फिर वही चीज मिल भी जाती है, यानी कि आपको वो चीज मिल भी रही है लेकिन आपको पैसा भी कम लगाना पड़ रहा है। तो इससे ट्रेड, जो फॉरेन ट्रेड है, इससे ये भी फायदा हो जाता है। अब ये तो फायदे थे प्रोड्यूसर्स के लिए, यानी जो प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं। अब बायर्स को क्या क्या फायदे होंगे, बायर्स मतलब जो सामान को खरीदने वाले। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फॉरेन ट्रेड से क्या होता है, कंपनीज के बीच में कंपटीशन बढ़ जाता है। अब जैसे ही कंपटीशन बढ़ेगा ना, एक कंपनी क्या सोचेगी, मैं दूसरी कंपनी से अच्छा सामान बना करके लाऊं, है ना, क्वालिटी और अच्छी कर सकूं, बेहतर कर सकूं। तो इसी चक्कर में क्या होता है, कंपनीज बहुत अच्छा सामान बनाने लगती है। अब सामान तो अच्छा बनाने लग गई, क्वालिटी अच्छी बनाई ताकि हमारी कंपनी में लोग आए सामान खरीदने के लिए, लेकिन फिर साथ में उन्हें क्या करना पड़ता है ना, दूसरी कंपनी के मुकाबले अपना जो सामान है वो सस्ते दाम पे रखना पड़ता है। क्योंकि जो बायर होते हैं उन्हें क्या चाहिए, उन्हें सस्ते दाम पे वही बढ़िया सामान चाहिए, यानी क्वालिटी भी होनी चाहिए लेकिन चीप भी होना चाहिए, सामान सस्ता भी होना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत जब एक ही तरह की कंपनीज बहुत सारी हो जाती है जो एक ही तरह का प्रोडक्ट बना रही है, तो वो क्या करती है, एक दूसरे से कंपटीशन के चलते अपनी क्वालिटी भी बढ़ाती है और साथ के साथ जो प्राइस है उसको कम कर देती है, ताकि जो कंज्यूमर्स है या जो बायर्स है वो हमसे ही सामान खरीदे। तो इसमें बायर्स को क्या फायदा होता है, एक तो उन्हें क्वालिटी बढ़िया मिल जाती है, हर सामान की क्वालिटी अब बढ़िया आएगी। दूसरी बात ये होती है उन्हें सस्ते में मिल जाती है। तीसरी बात ये होती है कि उन्हें बहुत सारी चॉइस भी मिल जाती है, यानी अगर एक ही तरह की कंपनियां बहुत सारी होंगी तो उनकी मर्जी है, वो कोई सी कंपनी से खरीद सकते हैं, यानी अब उनके पास जो है चॉइस बहुत ज्यादा हो जाती है, वैरायटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये तो थे एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब देख लेते हैं कि फॉरेन ट्रेड का डिसएडवांटेज क्या होता है। अब इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं डिसएडवांटेज को। मान लीजिए हमारे देश में एक कंपनी थी, ठीक है, वो कोई भी प्रोडक्ट, मान लीजिए जूते की कंपनी थी, मान लीजिए शूज की कंपनी थी, शूज बनाने की कंपनी थी। अब क्या हुआ, बाहर से कोई एक कंपनी आई और उसने फॉरेन ट्रेड करना शुरू कर दिया हमारे देश में आकर के। उसने क्या किया, इतना ज्यादा एक्सपेंड करा, मतलब कि अपने जो प्राइसेस थे वो भी कम कर दिए, क्वालिटी इतनी ज्यादा बढ़ा दी। तो इससे क्या हुआ, जितने भी हमारे देश के लोग थे वो बाहर वाली कंपनी जो हमारे देश में बेचने आई थी शूज, उससे ही खरीदने लगे। यानी कि इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया उसका कि सारे के सारे जो लोग थे, जितनी भी जनता थी या जितने भी बायर्स थे, वो सारे उसी कंपनी से खरीदने लगे अपने शूज। अब जो हमारी लोकल कंपनी थी जो हमारे देश में ही थी पहले, उससे कोई भी नहीं खरीद रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, वो पेरिश हो जाएगी। तो इसकी डिसएडवांटेज यहीं से निकलती है कि फॉरेन ट्रेड की वजह से क्या होता है, लोकल कंपनीज, जो छोटी कंपनीज होती है जिनके पास ज्यादा बजट नहीं होता है, वो इस फॉरेन ट्रेड के सामने पेरिश हो जाती है, यानी कि दब जाती है कहीं ना कहीं, और वो जो है बिजनेस नहीं कर पाती अपना, ठीक है। क्योंकि बाहर वाली जो कंपनी होती है उनके पास बहुत बजट भी होता है, वो वहां पे आकर के अपना प्राइसेस कम कर देती है, प्रोडक्शन करती है बढ़िया, और उससे क्या होता है, उन्हें वो एक तरीके से लोकल कंपनियों को पेरिश कर देती है, रिड्यूस कर देती है। अब फॉरेन ट्रेड इतना आसान नहीं होता है कि आप किसी भी देश में जाकर के घुस जाओ और वहां पे अपना सामान बेचना शुरू कर दो, इतना आसान नहीं होता है। ऑलमोस्ट सारे जो देश होते हैं वो अपने देश के अंदर फॉरेन ट्रेड कराने के लिए कुछ टैक्स लगाते हैं। अब टैक्स क्यों लगाए जा रहे हैं, वो इसलिए लगाए जाते हैं इसी चीज की वजह से, ताकि वो हमारी कंपनी में, हमारे देश में आकर के हमारी कंपनी को जो है पेरिश करेंगे, लेकिन उससे ही पहले हम उन पे टैक्स लगा देते हैं ताकि हमें थोड़ा बहुत फायदा हो जाए उनके यहाँ आने से।
ऐसा ना हो कंप्लीटली जो हमारी जो जीएसटी है वो डाउन हो जाए, हमें थोड़ा बहुत उनसे टैक्स मिलता रहे, है ना। तो वो फॉरेन ट्रेड कराने के लिए अपने देश में कंपनीज पर टैक्स लगाते हैं और इसी टैक्स को आप ट्रेड बैरियर बोल देते हो। तो अगर आप कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो फॉरेन ट्रेड पर, उसको आप ट्रेड बैरियर बोलते हो। अब जरूरी नहीं है ये टैक्स की फॉर्म में ही हो, टैक्स एक एग्जाम्पल है, आप टैक्स लगा करके ट्रेड बैरियर कर सकते हो। लेकिन और भी बहुत सारे तरीके होते हैं ट्रेड बैरियर लगाने के, जैसे कुछ पॉलिसीज हो सकती हैं, कुछ स्कीम्स हो सकती है, उन सबको, उन रूल्स को, प्रोटोकॉल्स को आपको फॉलो करना होता है, तभी जाकर के आप अपनी किसी कंट्री में जाकर के अपनी कंपनी खोल सकते हो या ट्रेड कर सकते हो, है ना। तो ट्रेड बैरियर्स का मतलब ये नहीं है केवल कि आप टैक्स लगा दोगे, वहां पे जाकर के आपको उन सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो भी करना होता है जो उस फलाने देश की कंपनी ने लगाए होते हैं। अब देख लेते हैं लिबरलाइजेशन क्या है, जो कि एक एजेंट होता है ग्लोबलाइजेशन का, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब जो लिबरलाइजेशन होता है वो एक तरीके से अपोजिट होता है या अपोज करता है ट्रेड बैरियर्स को। ट्रेड बैरियर्स क्या थे, जब आप बहुत सारे कानून लगा देते हो, पॉलिसीज लगा देते हो, प्रोटोकॉल्स लगा देते हो या टैक्स लगा देते हो फॉरेन ट्रेड पर, है ना, कि हमारी कंट्री में ट्रेड करने से पहले आपको इन सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब अगर आप, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट है कंट्री के, तो अगर आप उन सारे प्रोटोकॉल्स को डिस्टॉर्ट कर देते हो, उनको हटा देते हो, तो उसको बोलेंगे लिबरलाइजेशन। मतलब आपने जो फॉरेन ट्रेड करने वाली कंपनीज थी उन सबको आजादी दे दी है कि आप जैसे मर्जी चाहे हमारे देश में आकर के लिबरलाइज होकर के अपना ट्रेड कर सकते हो। लिबरल होने का मतलब भी बेसिकली ये होता है कि आप उस चीज को फ्री कर दो। तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स लगाए गए थे, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, अगर उनको गवर्नमेंट हटा देती है, फ्री कर देती है बिल्कुल, तो उसको हम लिबरलाइजेशन बोलते हैं। अब ये एजेंट की होती है ग्लोबलाइजेशन की, क्योंकि जितना ज्यादा लिबरलाइजेशन होगा उतनी ज्यादा कंपनीज आपके देश में आएंगी, क्योंकि सबको भाई प्रोटोकॉल्स फॉलो करना किसको पसंद होता है। सब कहते हैं कि हम जहाँ ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ पे प्रोटोकॉल्स ना हो, है ना। तो जहाँ पे प्रोटोकॉल्स नहीं होंगे उस कंट्री में ज्यादा से ज्यादा कंपनीज आएंगी, है ना, अपना ट्रेड करने के लिए। तो भाई जितना जितना ज्यादा लिबरलाइजेशन होगा उतना ही ज्यादा हमारे देश में ट्रेड हो जाएगा। लेकिन इसका फिर नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आपके देश में आ जाएंगी, इससे आपकी लोकल मार्केट में बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, जो आपकी लोकल कंपनीज थी वो पेरिश हो जाएंगी। तो जितने एजेंट्स थे ग्लोबलाइजेशन के वो तो हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। अब देख लेते हैं ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छी एक तरीके से हमारे सोसाइटी में एक ग्लिम्स होती है, जिससे हमारी सोसाइटी में डेवलपमेंट हो रही होती है। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। तो भाई ग्लोबलाइजेशन की वजह से आईटी में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आजकल हम बिल्कुल निर्भर हो चुके हैं आईटी पर, तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हुआ है। दूसरा हम बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूवमेंट हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम आ गया, ये सारी जो चीजें होती है ये टेक्नोलॉजी में आएंगी, तो टेक्नोलॉजिकली बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। दूसरा हम बोल सकते हैं शेयरिंग, यानी कि आजकल हम क्या करते हैं, कल्चरली, पॉलिटिकली अपनी मेथोडोलॉजीज को, अपने प्रोटोकॉल्स को शेयर करते रहते हैं और साथ में इंटीग्रेट करते रहते हैं। तो इसकी बहुत सारी पॉजिटिव इम्पैक्ट इस तरीके से बनाई जा सकती है। बात करें नेगेटिव इम्पैक्ट्स की, तो नेगेटिव इम्पैक्ट इसमें क्या आ जाएगा, पोल्यूशन। पोल्यूशन क्यों आया, क्योंकि भाई ग्लोबलाइजेशन जो है, कंपनीज बनेंगी ग्लोबलाइजेशन से, है ना। ग्लोबलाइजेशन से आप बाहर दूसरे देश में जाकर के कंपनीज बनाओगे, तो वहां पे क्या होगा, उतना ही पोल्यूशन भी होगा, क्योंकि कंपनीज क्या करती है, फिर अगर वो फैक्ट्रीज हैं तो वो क्या करेंगी, धुआं जो है निकालेंगे अपने कंपनी से, डिस्चार्ज करेंगे धुएं को, यानी कि पोल्यूशन को एक तरीके से वो क्रिएट करती है। चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, धुआं तो एयर पोल्यूशन हो गया, हो सकता है वो डर्टी वाटर आपकी रिवर्स में डिस्चार्ज कर दे, जिससे आपको वाटर पोल्यूशन हो सकता है वो वाटर पोल्यूशन भी ना करके जितना भी डिस्चार्ज था वो आपकी मिट्टी में डाल दे जा करके, तो उससे सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा। अगर सॉइल पोल्यूशन भी नहीं हो रहा है तो फिर नॉइज पोल्यूशन भी हो जाए। नॉइज पोल्यूशन तो होगा ही होगा, क्योंकि जो आपके वहां पे बड़ी बड़ी मशीनरीज होंगी वो बहुत शोर करके, नॉइज करके अपना काम करती होंगी, तो उससे नॉइज पोल्यूशन हो जाएगा। अल्टीमेटली अब ये बोल सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से अगर कंपनीज बन रही है या फैक्ट्रीज बन रही है, उससे आपके यहाँ पे कंट्री में पोल्यूशन तो होगा ही होगा, चाहे वो किसी भी तरह का पोल्यूशन हो, पर पोल्यूशन होना तो तय है।
दूसरा क्या है, इंक्रीजिंग गैप बिटवीन पुअर एंड रिच। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। अब ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, जो लोग अमीर होते हैं वही ग्लोबलाइजेशन का अच्छे से फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि उनके पास बजट होता है इतना, वो दूसरे देश में जाकर के फॉरेन ट्रेड कर सकते हैं, उनके पास और ज्यादा पैसा आता चला जाएगा। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो तो भाई लोकल लोग हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो फॉरेन ट्रेड कर सके, वो तो वही लोकल मार्केट में रहेंगे, तो उनके पास जितना थोड़ा बहुत पैसा था उससे वो बेचेंगे। लेकिन क्योंकि उसी देश में फिर बाहर की कंपनी आकर के उनकी कंपनी को पेरिश कर देगी, तो जो गरीब लोग थे वो और ज्यादा गरीब हो जाएंगे, क्योंकि अब उनसे कोई सामान नहीं खरीदेगा। सस्ता वो कर नहीं सकते, क्योंकि उन्हें इतनी लागत ही आ रही है, वो बचत कहाँ से करेंगे फिर। तो इन सब से क्या होता है, जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होता चला जाता है, और जो अमीर लोग हैं जिनके जो ग्लोबलाइजेशन का सही ढंग से उपयोग कर पा रहे हैं वो और ज्यादा अमीर होते चले जाते हैं। इससे क्या होता है, गरीब और अमीर में बहुत गैप आने लगता है ना। दूसरी बात ये होती है, इसमें कंपटीशन बहुत होता है, क्या बोलते हैं इसको, ग्लोबलाइजेशन में। क्योंकि आजकल आप देखोगे तो आईटी सेक्टर में इतनी ज्यादा वैकेंसीज नहीं है, क्योंकि सारी वैकेंसीज फुल हो चुकी हैं। हालांकि वैकेंसीज बहुत सारी है, आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है आईटी की, पर आजकल की जो यूथ है वो सारी की सारी आईटी की तरफ जा रही है, यानी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो आपको सीट्स बहुत मुश्किल से मिलती हैं, यानी आपको एनरोल करने के लिए इतना कंपटीशन करना पड़ेगा कि कुछ लोग तो इसमें अनएम्प्लॉयड ही रह जाते हैं। दूसरी बात होती है लो वेजेस टू लेबरर्स। अब क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन है, तो कंपनी अगर आपको थोड़े दाम पे भी रखेगी तो आप सवाल जवाब नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो आपको कहेगी ठीक है चले जाओ, हमारे पास तो और भी बहुत सारे लोग हैं जो बाहर लाइन बना के खड़े हुए हैं। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से कंपटीशन बढ़ रहा है, तो बहुत सारे लोग उसी कंपनी में एनरोल करना चाह रहे हैं। तो जो लोग एनरोल्ड हैं पहले से ही, वो उन्हें सवाल जवाब भी नहीं कर सकते कि तुमने हमारी वेजेस यानी सैलरी इतनी कम क्यों रखी है, क्योंकि वो तुम्हें फिर से कह देंगे कि हमारे बाहर तो वो सारी लाइन बना करके लोग खड़े हुए हैं, तुम चले जाओ, हम तो उनको रख लेंगे इतने ही पैसे पर, है ना। तो जितना ज्यादा ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, इससे वेजेस भी बहुत कम होती चली जा रही है लोगों की। साथ में जॉब डिस्प्लेसमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एमएनसीज क्या करती है, दूसरे देश में जाएंगी और लोकल कंपनीज को खरीद लेंगी, या फिर एक और तरीका होता है उनका कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स से जितना भी पैसा है, या सॉरी पैसा नहीं, जितना भी प्रोडक्ट्स है वो उनसे खरीद करके अपना टैग लगा करके बेच देंगी। अब वो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है वो इन पर निर्भर हो जाएंगे कि हमें तो इन्हीं से पैसा मिल रहा है एमएनसीज से। तो एमएनसीज क्या करती है, समय समय पे अपना जो प्रोडक्शन यूनिट है वो चेंज करती रहती है अलग देशों में। तो जैसे ही वो एमएनसी दूसरे देश में जाकर के अपनी प्रोडक्शन यूनिट चेंज करेंगे, तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, तो उनकी जो जॉब थी वो डिस्प्लेस हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है, आपकी बुक में एक इमेज दी हुई है इसी से लेकर के कि बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं पीछे, और जो एक आदमी है वो जा रहा है कि हम अपनी प्रोडक्शन यूनिट कहीं और सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो यही बताया जा रहा है कि एमएनसीज क्या करती है, वो समय समय पे अपनी जो प्रोडक्शन यूनिट है यानी अपनी फैक्ट्रीज हैं वो बदलती रहती हैं अपने फायदे के अनुसार। तो जो लोग उन्हीं कंपनीज पर निर्भर हो चुके होते हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, उनपे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। आपकी बुक में एक और जो है इमेज दी हुई है, जिसमें एक जो आदमी है वो बॉल से खेल रहा है, और वो बॉल क्या है, वो अर्थ है, और जो हमारा एक लड़की है उसके बराबर में खड़ी है, वो कह रही है कि तुम्हें इससे इतने आराम से मत खेलो, वो हमारी अर्थ है ना, इससे ऐसे मत खेलो लापरवाही से, ये हमारी अर्थ है, तुम इतने ज्यादा लापरवाह मत हो, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तो बेसिकली हमें बताना क्या चाह रही है इमेज कि एमएनसीज की डिसएडवांटेजेस क्या है, और एमएनसीज की डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएंगी, जो हमारे यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन की डिसएडवांटेजेस है, मतलब पोल्यूशन बढ़ रहा है ना, ये सब चीजें, क्योंकि अर्थ को वो इस तरीके से कर रहा है, तो यानी कि अर्थ को इफेक्ट पड़ रहा होगा उस चीज का, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब वो पोल्यूशन से रिलेटेड हमें बताना चाह रहे हैं। और आप दूसरे डिसएडवांटेजेस भी लिख सकते हो, इंक्रीजिंग गैप बिटवीन पुअर रिच वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ट्रेड बैरियर्स के बारे में। अब ट्रेड बैरियर्स का ना गवर्नमेंट बहुत अच्छे से यूज करती है, उसको बहुत वर्सेटिलिटी के साथ यूज करती है। मान लीजिए उनकी जो कंट्री है वो अभी वो चाहती है कि हमारी कंट्री इस लायक हो जाए कि वो दूसरी कंट्रीज के जो कंपनीज हैं उससे compete करे, तो वो पहले अपनी कंपनीज को, अपनी लोकल कंपनीज को समय देंगी कि वो इस लायक हो जाए, उसके बाद फिर उनको अलाउ करेंगी। तो ऐसे में वो ट्रेड बैरियर्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे भारत वालों ने भी किया था। अब इसमें क्या होता है, वो
ट्रेड बैरियर लगा सकते हैं, इतना उनकी कंपनी तैयार हो रही है कि हमें बाहर वाली कंपनी से compete करना है, और फिर बाद में वो अपनी कंपनी से कह देंगी कि वो बाहर जाकर के ट्रेड करे, या फिर दूसरी जो कंपनीज है वो हमारे यहाँ पे आकर के compete करें, क्योंकि वो अब ट्रेड बैरियर हटा चुके होंगे। तो मेरा कहने का मतलब बेसिकली इतना सा है कि ट्रेड बैरियर से क्या होता है, आप अलाउ करते हो बाहर वाली कंपनीज को कि हमारी कंट्री में आकर के हमारी दूसरी लोकल कंपनीज से compete करो या ना, है ना। तो अगर आपने ट्रेड बैरियर लगाए हुए हैं तो बहुत कम कंपनीज आएंगी, तो आपको आपकी जो लोकल कंपनीज है वो बहुत कम ट्रेड कर पाएगी, बहुत कम कह सकते हैं हम compete कर पाएगी, तो उसी का फ्लरिश हो जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रेड बैरियर हटा देते हो तो ज्यादा से ज्यादा कंपनीज आपके देश में आएंगी ट्रेड करने के लिए, और आपकी जो लोकल कंपनी है वो compete करेगी उससे। अब ऐसे में हो सकता है आपकी कंपनी पेरिश हो जाए। अगर आपकी कंपनी वाले के जो प्रोडक्ट हैं वो वाकई बहुत अच्छे हैं तो हो सकता है आपकी कंपनी उनको ही पेरिश कर दे। तो ऐसा ही भारत में भी हुआ था। इंडिपेंडेंस के बाद भारत की जो गवर्नमेंट है उसने बैरियर्स लगा दिए थे ट्रेड पर, कि अभी हम बैरियर लगाएंगे, पहले हम अपनी कंट्री की जो कंपनीज है उनको तैयार करेंगे कि वो इस लायक हो जाएं कि बाहर वाली जो कंपनीज अगर आए उनको compete करने के लिए तो हमारी कंपनी उनको मुंह तोड़ जवाब दे, या बेसिकली उन्हें compete कर पाए बहुत अच्छे से, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, 1950s और 1960s में इंडस्ट्रीज बननी स्टार्ट हो जाती हैं बहुत तेजी से, और कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इंडिया क्या करती है फिर 1991 में अपने ये पॉलिसी बनाती है कि अब हम फॉरेन ट्रेड को अलाउ कर देंगे, मतलब ट्रेड बैरियर को अब हम हटा देंगे। यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद इन्होंने अब 1991 में जाकर के ट्रेड बैरियर्स को हटाए, यानी अब उन्हें लग रहा था कि हमारी जो कंपनीज हैं अब वो उन्हें compete कर पाएंगी बाहर वाली कंपनीज को। अब जो है बाहर वाली कंपनीज यहाँ पे आएंगी और जाकर के उन्हें compete करेंगी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 1991 में, ये लिखा है 1991 में, कुछ ऐसी पॉलिसीज लगाई जिससे बाहर वाली कंपनीज आकर के वहां पे ट्रेड करने लगी। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, लिबरलाइजेशन लगा दिया, यानी कि ट्रेड बैरियर्स को हटा दिए। अब ये जो उन्होंने फैसला लिया ना, उन्हें किसने सजेस्ट किया था, WTO ने सजेस्ट किया था। अब ये WTO क्या है, ये एक संस्था है जो कि ट्रेड वगैरह को संभालती है दुनिया भर के देशों की। तो WTO ने इंडियन गवर्नमेंट को सजेस्ट किया था कि आप क्या करो, आप फॉरेन ट्रेड को अलाउ कर दो, मतलब एक तरीके से आप ट्रेड बैरियर्स को हटा दीजिए ताकि आपकी कंपनीज में जो है compete कर पाए बाहर वाली कंपनीज से। यानी आपकी कंट्री में जो है बाहर की कंपनियां आएंगी और compete करेंगी। ठीक है, चलिए WTO को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। WTO की फुल फॉर्म बेसिकली क्या होती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि दुनिया भर का जो भी ट्रेड है उसका एक तरीके से ये संगठन है, यहाँ पे एक तरीके का ये ऑर्गेनाइजेशन है। और ये कब बना था, 1 जनवरी 1995 में बना था। ठीक है, 1 जनवरी 1995। अब ये क्यों बनाया गया, इसका एम क्या था इसको बनाने का, इससे बनाने का मेनली जो मकसद था वो ये था कि इंटरनेशनल मार्केट या इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसको लिबरलाइज किया जाए। मतलब कि जितने भी देश हैं वो आपस में मिलजुल करके या फिर आप एक दूसरे के देश में जा करके ट्रेड करें। इसका मेन मकसद ये था कि जो दूसरे देश हैं वो सारे के सारे आपस में एक दूसरे के देश में जा करके ट्रेड करें। यानी बेसिकली इसका मकसद था कि ये फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा दे, और इसको डेवलप्ड कंट्रीज के इनिशिएटिव में बनाया गया था। अब डेवलप्ड कंट्रीज क्या होती है, मैंने चैप्टर 1 में डिटेल में डिस्कशन किया था। अब मुझे कमेंट बॉक्स में 2 डेवलप्ड कंट्रीज के नाम बताइए। चलिए अब इसके लेते हैं, ये क्या करती है, ये रूल्स बनाती है, अपने कुछ प्रोटोकॉल्स बनाती है, और जो भी कंट्रीज WTO के मेंबर्स होती है उनको ये रूल्स और प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं। और बकायदा WTO ये चेक भी करती है कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो फॉलो कर रही हैं मेरे रूल्स, और कौन सी ऐसी है जो फॉलो नहीं कर रही है। अगर हम जुलाई 2016 की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो 165 कंट्रीज WTO की मेंबर्स थी तब तक। ठीक है, तो ये था WTO। अब ये WTO जितना सीधा साधा दिख रहा है उतना है नहीं। WTO की भी कुछ अनफेयर साइड्स हैं, मतलब ये भी, इसके भी कुछ काले सच हैं, डार्क ट्रूथ्स हैं, वो हम देख लेते हैं। अब WTO जो है ना वो डेवलप्ड कंट्रीज के इनिशिएटिव में स्टार्ट की गई थी, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लाइन में बताया है कि ये डेवलप्ड कंट्रीज के इनिशिएटिव में स्टार्ट करी गई थी।
तो अब क्योंकि ये स्टार्ट भी उन लोगों के द्वारा की गई है जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो उनसे तो भेदभाव होगा ही। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है कि डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि अमेरिका है, यूएस है। अब ये जो कंट्रीज है इनमें खेती बहुत कम लोग करते हैं। अब भारत में तो ज्यादा से ज्यादा लोग खेती ही करते हैं, लेकिन अमेरिका जैसे देश में, यूएस जैसे देश में खेती बहुत कम होती है। एग्रीकल्चर की वजह से यूएस जैसी कंट्री में केवल और केवल 1% की जीडीपी में योगदान जाता है। मतलब उनकी जितनी भी जीडीपी है उसमें से केवल 1% ही एग्रीकल्चर की वजह से आती है। और अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट रेट की तो 0.5 मतलब आधी परसेंट ही ऐसी वहां पे जनसंख्या है जो एम्प्लॉयड है केवल खेती की वजह से। मतलब बहुत कम लोग खेती में एनरोल्ड हैं, एग्रीकल्चर में एनरोल्ड। जीडीपी में भी कम योगदान आ रहा है, साथ में एम्प्लॉयड भी बहुत कम लोग हैं एग्रीकल्चर में यूएस में। तो ऐसे में क्या किया गया है, यूएस ने क्या किया, अपने ट्रेड बैरियर्स लगा दिए गए हैं वहां पे, ताकि एग्रीकल्चर में जितना भी डेवलपमेंट है उनकी कंट्रीज करे, उनकी कंट्री के अंदर जो कंपनीज है वो करे, और बाहर की कंपनीज आकर के उन्हें कम्पीट ना करे, उन्हें पेरिश ना करे। तो उन्होंने जितनी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं उनके ऊपर ट्रेड बैरियर लगाए हुए हैं। और गवर्नमेंट अपनी एग्रीकल्चर कंपनीज को सपोर्ट करने के लिए उन्हें बकायदा बहुत बड़ी बड़ी सब्सिडी भी दे रही है। मतलब कि एक तरीके से कोटा दे रही है ताकि वो फटाफट से बहुत जल्दी से डेवलप हो सके और एम्प्लॉयमेंट रेट और जीडीपी में जो उनका रेट है वो बढ़ जाए। किसका? एग्रीकल्चर का। इसीलिए उन्होंने ट्रेड बैरियर भी लगा दिए हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड कंपनीज पर। तो उन्होंने WTO ने क्या किया, उनको सपोर्ट किया इस चीज में, लेकिन दूसरी कंपनीज को ट्रेड बैरियर लगाने ही नहीं दे रहे हैं। तो एक तरीके से उसका अनफेयर साइड है, कुछ कंट्रीज को सपोर्ट कर रही है इस चीज में, कुछ को नहीं कर रही है। अब भाई WTO का एम ही क्या था, ट्रेड बैरियर को हटाना, लेकिन कुछ कंट्रीज जो उनकी मेंबर है जैसे कि यूएस, वो ट्रेड बैरियर लगा रही है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं कह रहा है। तो ये एक तरीके से उसकी अनफेयर साइड है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि क्या भारत में भी ऐसी कोई कंपनियां हैं जो MNCs की तरह हैं, यानी कि क्या भारत की कोई कंपनी बाहर जाकर के अपनी प्रोडक्शन यूनिट कर रही है, अपना ऑपरेट कर रही है? तो हाँ, बहुत सारी कंपनीज ऐसी है, जैसे टाटा मोटर जो कि ऑटोमोबाइल्स की कंपनी है, इन्फोसिस जो कि IT की कंपनी है, एशियन पेंट्स जो कि पेंट्स की कंपनी है, और रैनबैक्सी जो कि मेडिसिन की कंपनी है। तो ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि MNCs हैं और भारत की हैं। अब हम देखने वाले हैं कि गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट क्या क्या ऐसे स्टेप्स उठाती है जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वो अट्रैक्ट कर सके। मतलब कि फॉरेन ट्रेड को एक तरीके से अपने देश में अट्रैक्ट कर सके और उन्हें फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिले एक तरीके से, क्योंकि सरकार का तो फायदा ही है, जितनी ज्यादा उसके देश में कंपनीज आएंगी उसे टैक्स मिलेगा, और टैक्स मिलने के बाद एक तरीके से उसकी GST बढ़ेगी, है ना, और उसे एक तरीके से उसकी नेशनल इनकम आ जाएगी, है ना। तो सरकार को इस चीज से कहीं ना कहीं फायदा ही होता है। तो सरकार क्या करती है, कुछ ऐसे कदम उठाती है जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपनी कंट्री में अट्रैक्ट किया जा सके। इन्हीं स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप होता है SEZs का। SEZs क्या होते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब होता है इंडस्ट्रियल जोन, मतलब ऐसे इलाके जहाँ पे इंडस्ट्रियल काम चलता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ ऐसे एरियाज को इंडस्ट्री से रिलेटेड डेडिकेट कर देती है जो बस इंडस्ट्रियल एरिया ही कहलाएंगे। अब मतलब वो जो पूरा जोन है वो इंडस्ट्रियल ही कहलाएगा। तो ऐसे एरिया जहाँ पे केवल इंडस्ट्रियल जोन होगा, इंडस्ट्रियल काम चलेंगे, ऐसे एरियाज को आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का नाम दे देते हो। अब ये जो एरिया होते हैं ऐसे वैसे एरिया नहीं होते हैं, इन एरियाज में बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज होती है, जैसे ट्रांसपोर्ट की बढ़िया फैसिलिटी होगी, ताकि कंपनी जो सामान बनाए उसे ट्रांसपोर्ट करने में ज्यादा मतलब एक तरीके से टाइम ना लगे, है ना। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होगी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, है ना, स्टोरेज, रिक्रिएशनल और एजुकेशनल फैसिलिटीज भी होगी। अब ये जो कंपनीज हैं जो SEZs वाले एरिया में अपना प्रोडक्शन सेट करने वाली है, इन्हें एक और फायदा हो जाता है कि उन्हें 5 साल तक कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता। यानी अगर वो इसी साल आई है तो इनिशियली जो 5 साल उनके होंगे, शुरू के जो 5 साल होंगे, उन 5 सालों में उन्हें कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने उनको इतनी छूट दे दी। मतलब एक तो ये हो गया कि उनके लिए SEZs बनाओ, उसमें हर तरीके की फैसिलिटीज करो। दूसरा ये भी हो गया कि उन्हें अब टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा शुरू के 5 साल तक। साथ में गवर्नमेंट उन कंपनीज के लिए लेबर लॉज में भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज बना देती है। मतलब कि जैसे
बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती उनके लिए कि भाई अगर आपको ऐसा है कि आपने किसी लेबर को एम्प्लॉय किया और फिर उसको हटा दिया एकदम से, उसको कोई भी सब्सिडी नहीं दी है हटाने की, तो ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट क्या करती है, इन सबको अलाउ करती है कि भाई तुम्हारी मर्जी, तुम जिस तरीके से अपने लेबर लॉज को बनाना चाहते हो बनाओ। वो थोड़े कहने को तो गवर्नमेंट क्या करती है, लेबर लॉज बनाती है, लेकिन अगर ये जो कंपनीज है जो ऐसी साइट्स में रह रही है या जो फॉरेन कंपनीज हमारे देश में ट्रेड करने के लिए आई है, उनको एक तरीके से फ्लेक्सिबल हो जाती है, उनके लिए लचीली हो जाती है, मतलब उन्हें जो करना है करने दो। यानी नाम के लिए बहुत सारे लॉज लगे होते हैं पर उनको वो कुछ नहीं कहती है। क्यों नहीं कह रही है? क्योंकि एक तरीके से इसमें गवर्नमेंट का ही फायदा हो रहा है कि बाहर की जितनी ज्यादा कंपनीज हमारे देश में आएंगी तो वो उनके लिए फायदा है, और कंपनीज जो है उसी एरिया में आएंगी जहां पे उन्हें कम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़े। तो भारत में बहुत सारे लेबर लॉज तो हैं, लेकिन कंपनी जो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ लॉज को फ्लेक्सिबली ले लेती है, और ऐसे ही लॉज में आते हैं लेबर लॉज। यानी कि गवर्नमेंट क्या करेगी, लेबर लॉज में फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगी कि आपको आपकी मर्जी, आप लेबर लॉज अपने अनुसार मॉडिफाई कर सकते हो, हम उसमें छूट दे रहे हैं आपको। अब लेबर लॉज में देखो क्या होता है, लेबर लॉज में सारे कानून आ जाएंगे लॉज वाले, सॉरी लेबर वाले, मतलब कि मजदूरी वाले, कि आपको कितने घंटे काम करवाना है, इससे ज्यादा घंटे काम नहीं करवाना है लेबर से, इतनी सैलरी तो मिनिमम होनी ही चाहिए, आप अगर उसे लेबर को डिस्प्लेस कर रहे हो तो उसको सब्सिडी दे दीजिए। चलिए अब देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन को हम और ज्यादा फेयर कैसे बना सकते हैं। और ज्यादा फेयर बनाने का मतलब क्या होता है कि हम ग्लोबलाइजेशन को पॉजिटिवली कैसे और ज्यादा ले सकते हैं, या बोले तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट और ज्यादा कैसे फैला सकते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रोल होता है एक तो, यानी ग्लोबलाइजेशन को एक ऐसी स्केल पे हमें ऑपरेट करना चाहिए ताकि रिच और पुअर के बीच में एक डिस्टेंस ना बने। यानी ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड हमें ऐसी पॉलिसीज को लागू करना चाहिए ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी उससे फायदा उठा सके। ऐसा ना हो गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है, उनके बीच में गैप होता चला जा रहा है। तो ऐसा ना हो करके कैसा हो कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज लागू करे जिससे ग्लोबलाइजेशन गरीब और अमीर दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए और बहुत अच्छा हो, दोनों के लिए गुड हो। दूसरा होता है लेबर लॉज, मतलब कि गवर्नमेंट को लेबर लॉज स्ट्रिक्टली लगाने चाहिए ताकि जो वर्कर्स हैं उनको फायदा हो सके। भाई लेबर लॉज क्या होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेबर लॉज में बेसिकली ये होता है कि लेबर को मिनिमम आपको वेजेस इतनी देनी है, इससे आपको कम वेजेस नहीं देनी है उनको, और ज्यादा घंटे काम नहीं करवाना, इतने फिक्स्ड घंटे होने चाहिए काम कराने के। तो ये बेसिकली वर्कर्स के राइट होते हैं, और अगर आप इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हो इसका मतलब आप वर्कर्स के राइट्स को डिमोलिश कर रहे हो। एक और हो सकता है जिससे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ग्लोबलाइजेशन को फेयर बना सकती है, वो तरीका होता है स्मॉल प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करना। इससे क्या होगा, जो गरीब लोग हैं, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, वो भी ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठा पाएंगे। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए कोई सब्सिडी तैयार करनी चाहिए, पॉलिसीज तैयार करनी चाहिए ताकि वो भी compete कर सके और ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठा सके। तो हमें यानी गवर्नमेंट को स्मॉल प्रोड्यूसर्स को फायदा करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। दूसरा तरीका हो सकता है एक और, जो कि फोर्थ तरीका है, डेट इज ट्रेड बैरियर। यानी हमें ट्रेड बैरियर लगा के रखने चाहिए, आप अपने अनुसार जो है इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। एक और तरीका हो सकता है जैसे WTO क्या करती है, कुछ कंट्रीज को ज्यादा डोमिनेशन देती है, कुछ को नहीं देती है, कुछ के साथ बहुत स्ट्रिक्ट होती है, कुछ को अलाउ करती है जो उन्हें करना है। तो WTO को आप नेगोशिएट कर सकते हो कि वो और ज्यादा फेयर लॉज निकाले, और उसको आप क्या कह सकते हैं WTO को कि आप कुछ कंट्रीज का डोमिनेशन अपने ऊपर से हटा दें। जैसे यूएस के ऊपर, यूएस ने बेसिकली बनाया है WTO को, क्योंकि WTO बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज के इनिशिएटिव में बना था। तो यूएस जो कंट्री है वो उसका बहुत ज्यादा डोमिनेशन है WTO पर। तो आप क्या कर सकते हो, WTO को नेगोशिएट कर सकते हो कि भाई डोमिनेशंस इसको इन सबको हटा दीजिए। भले ही सब किसी ने बनाया हो, लेकिन अब 165 मेंबर्स हैं इसके अकॉर्डिंग टू 2016 रिपोर्ट। तो इसमें सबका इक्वल अधिकार होना जरूरी है। तो आपको इसमें और ज्यादा फेयर लॉज बनाने की जरूरत है और वो सबको लागू करवाने चाहिए आपको। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट होता है रोल ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का खुद का योगदान। यानी लोग क्या कर सकते हैं, लोगों का योगदान क्या होता है भाई, वो मार्च निकाल सकते हैं, रैलीज निकाल सकते हैं, कैंपेन निकाल सकते हैं।
तो इससे क्या होगा, अगर ग्लोबलाइजेशन में कुछ अनफेयरनेस दिखाई दे रही है तो पीपल अपना पावर ले सकते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी पावर है, और वो होती है कंपेन करने की, रैली करने की और मार्च निकालने की। एक तरीके से धरना करना, रैली निकालना, मोर्चा निकालना, डेमोन्स्ट्रेशन निकालना। तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छा हो सकता है, फेयर हो सकता है। तो हमारा यहाँ पे चैप्टर हो जाता है फिनिश।